मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को। और क्वेश्चन पेपर को समझने से पहले हमें यूनिट वाइज अपने सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आप सब हमारे साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए जानते हैं अब ये सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का सिलेबस क्या है और उसमें कैसे उसको यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट हमारे पास जिसमें चारुदत्त महाकवि भास की रचना, जिसका तीसरा और चौथा अंक हमारे पास है और पिछले सेमेस्टर में हमारे पास इसके पहले 2 अंक थे। और इसमें श्लोक और सूक्तियों की सप्रसंग व्याख्या आएगी, यानी 2 श्लोक आएंगे आपके पास और सूक्तियां आएंगी। तो ये आपका काम है 16 मार्क्स का। नेक्स्ट हमारे पास यही चारुदत्त का तीसरा और चौथा अंक है। इसमें से अब आपके पास प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो वो लेखक के परिचय से संबंधित हो सकता है, पाठ्यांश का सार यानी तीसरे और चौथे अंक का सार आपको याद करना है, और चरित्र चित्रण जैसे आपने पिछले सेमेस्टर में चारुदत्त का, वसंत सेना का, विदूषक का, अब भी आपको चरित्र चित्रण तैयार करने हैं। यह यूनिट भी आपके पास 16 मार्क्स का है। थर्ड यूनिट में देखते हैं हमारे पास संस्कृत व्याकरण है, जिसमें हमें निजंत और सन्नत प्रत्यय आएंगे और इस बार आपके पास सिर्फ ये 10 धातुएं हैं और उसका भी केवल लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में सिद्ध रूप करना है। ये भी आपके पास 16 मार्क्स का है। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट भी आपका ग्रामर का है और इसमें आपके पास समास और अनुवाद कार्य आएंगे और इस बार आपके पास द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास है और अनुवाद का कार्य तो आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर से करते आ रहे हैं, तो ये आपके बीए फाइनल ईयर तक चलने वाला है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। ये भी आपके पास 16 मार्क्स का है। तो यानी आपके पास ये 4 यूनिट जो है, इन सब यूनिट में से 2-2 वेरी शॉर्ट आएंगे, तो वह भी आपके 16 मार्क्स के हैं। तो इस प्रकार ये 80 मार्क्स का पेपर आपने यूनिट वाइज जाना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो आपने इसे बड़े ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले आपका काम होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो आप देख सकते हैं हमें 8 क्वेश्चन आए हैं और एक एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है और बहुत ही आसान पेपर है हमारे पास। चारुदत्त नाटक की नायिका का क्या नाम था फ्रेंड्स? वसंत सेना। सज्जलक क्या चुराता है? स्वर्ण भांड। शकार का राजा से क्या संबंध है? शकार कौन था? राजा का साला। नाटक में सेंध के कितने प्रकार बताए? सज्जलक जब सेंध लगाने में अपनी निपुणता को बताता है तो कितने ही प्रकार बता देता है, तो वह कितने होते हैं प्रकार? 8 प्रकार की सेंध के बारे में नाटक में बताया गया है। बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ना प्रथम पद की प्रधानता, ना उत्तर पद की प्रधानता, जबकि अन्य पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार है? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। शुश्रुषति में श्रु के साथ कौन सा प्रत्यय? कैसे पहचान करोगे? यहाँ पर द्वित्व हुआ है, जिसके कारण हमें पता चल गया कि यहाँ पर कौन सा नंत प्रत्यय है। ठीक है। सीतारामों में कौन सा समास है फ्रेंड्स? द्वंद्व समास है। सीता च रामः च। तो इस प्रकार ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगले पार्ट में हमारे पास 2 समासों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। उसके लिए आपको सबसे पहले जानना है कैसे इसको अटेम्प्ट करें श्लोक को। तो श्लोक को सबसे पहले अटेम्प्ट करने के लिए आपको प्रसंग लिखना है और यहाँ पे महाकवि भास राइटर हैं चारुदत्त के, तो ये आप बताएंगे। तीसरे और चौथे अंक में से श्लोक आएंगे। अगर आप ये याद रख सकते हैं कि यह श्लोक तीसरे अंक से है और यह श्लोक चौथे अंक से है, तो वह आप बता सकते हैं। अवतरण में उस श्लोक के बारे में एक पंक्ति में बताएं कि इसमें किस चीज का वर्णन है। सरलार्थ या अर्थ डेफिनेशन डालिए, उसको एक्सप्लेन करने का काम, फिर उसमें कोई विशेष बात है। और व्याकरण जो आप पिछले जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, समास, तो इन सब चीजों को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हम अपना पहला श्लोक देखते हैं जो कहाँ से आया हमें।
तीसरे अंक के 7वां श्लोक है हमारा। लुब्धो अर्थवान साधु जना जनावमानी वनिक स्ववृता व्रति कर्कशस् यस्तस्य गेहं यदि नाम लप्यसे भवामी दुखोपहर्तो नाचिते। यहाँ पर सज्जलक जो चोरी करने के उद्देश्य से आया है और उसके मन में एक अच्छा विचार ये चल रहा है, क्योंकि वह एक संपन्न परिवार से संबंध रखता है, परंतु प्रेम के वशीभूत होकर गलत कार्य की ओर बढ़ चला है, तो उसके मन का चिंतन क्या है, आइए जाने। लुब्धो, वो कह रहा है कि कोई लोभी, अर्थवान, धनवान, साधु जन, अवमानी और संत महापुरुषों का अपमान करने वाला, वनिक ऐसा कोई व्यापारी, स्ववृतावृत्ति और अपने व्यवसाय में कर्कश माने कठोर हो, ऐसा व्यापारी का यस्तस्य गेहम अगर उसका घर मिल जाए, यदि नाम लप्य से यदि ऐसे व्यक्ति का घर मिल जाए, भवामी दुखो पहर तो नाचिते, तो हृदय में मैं दुख से पीड़ित नहीं होऊंगा। कहने का भाव यह है कि सज्जलक चोरी करने के तो उद्देश्य से है, परंतु ऐसा चाह रहा है कि किसी सज्जन पुरुष का हृदय मेरे द्वारा पीड़ित ना हो। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। दिगस्तु खलु दारिद्र्य निर्वेदम च यौवनम यदिदम दारुण्यम कर्म निंदामी च करोमी च। यहाँ पर सज्जलक कह रहा है धिक्कार है ऐसी दरिद्रता को, अनिर्वेदम शांत रहित ऐसे युवा अवस्था को धिक्कार है। यदिदम दारुणम कर्म, कि मैं इस गलत कर्म की निंदा भी कर रहा हूं और उसे कर भी रहा हूं। तो भी आपने जाना कि सज्जलक जो है एक अच्छे संपन्न परिवार से संबंधित है, इसलिए बार बार उसके हृदय में अच्छी भावनाएं भी आपको दिखाई दे रही हैं। ये हमारा श्लोक है तीसरे अंक का 14वां श्लोक है। नेक्स्ट हमारे पास चौथे अंक का 5वां श्लोक है। अज्ञानाद या मया पूर्वम शाखा पत्रई वियोजिता छायार्थी ग्रीष्म संतप्तस्तामेव पुनराश्रितः। यहाँ पर जल कहता है कि अज्ञानात अज्ञानतावश मया पूर्वम मेरे द्वारा जिस शाखा को पत्रे वियोजिता पत्तों से रहित कर दिया गया था, और आज क्या स्थिति हुई है, छायार्थी ग्रीष्म संतप्तस्तामेव, ग्रीष्म ऋतु से तपे हुए होने के कारण छाया की इच्छा रखता हुआ मैं पुनराश्रिता उसी वृक्ष का मुझे आश्रय लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सज्जलक की मनोस्थिति के बारे में बताया गया है कि सज्जलक मदनिका को छुड़ाने के लिए जहां से स्वर्ण आभूषण लेकर आया है, और वह आभूषण वसंत सेना के ही है, और जिसके घर से लाया है तो वसंत सेना उसके प्रति कहीं ना कहीं आदर का, प्रेम का भाव रखती है। तो यहाँ पर सज्जलक की ये स्थिति होगी है कि कह रहा मेरे द्वारा अज्ञानतावश उसी शाखा को पत्तों से रहित कर दिया गया, और ये नहीं पता कि ग्रीष्म ऋतु का समय आएगा, फिर से मैं तपूंगा तो फिर से छाया की इच्छा रखते हुए मुझे उसका आश्रय लेना पड़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा चौथे अंक का दूसरा श्लोक है। अयम तव शरीरस्य प्रमाणादिव निर्मितः अप्रकाशयो ह्यलंकारो मत स्नेहाधार्यतामिति। तो यहाँ पर सज्जलक मदनिका को स्वर्ण आभूषण देते हुए कहता है कि तुम अपनी मालकिन वसंत सेना को यह आभूषण दे देना, कहना मानो यह तुम्हारे शरीर के नाप से ही बनाया गया है, अप्रकाश्यो बाहर प्रकट किए जाने वाला नहीं है, ये अलंकारो यह आभूषण मत स्नेहाद मेरे प्रति स्नेह भाव होने के कारण आप इसे धार्यतामिति धारण कर लें। तो इस प्रकार आपको ये श्लोक ऐसे एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सूक्ति की व्याख्या आई है। चलिए सूक्ति देखते हैं। धिक भो कुलम च पुरुषस्य दरिद्रताम च, और यह सूक्ति आपके तीसरे अंक के 18वें श्लोक में आखिरी पंक्ति है। तो यहाँ पर चारुदत्त की मनोस्थिति को बताया गया है कि कह रहे धिक्कार है कुलम च पुरुषस्य दरिद्रताम च, ऐसे कुल को,
ऐसी दरिद्रता भरे जीवन को धिक्कार है। इसके भाव में अपने जीवन को इसलिए धिक्कार रहा है क्योंकि दरिद्रता के कारण उसे अपने पत्नी के धन का सहारा लेना पड़ रहा है। इसलिए ऐसा जीवन जो है व्यर्थ है, क्योंकि उसका आत्मसम्मान तो अपनी पत्नी के धन की सहायता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, परंतु ये दरिद्रता की ऐसी अवस्था है जहाँ पे अपने सम्मान को भी बनाए रखना आवश्यक है और गलत कार्यों से बचना भी आवश्यक है। इसलिए ऐसी स्थिति में चारुदत्त अपने आप को धिक्कार रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सी सूक्ति आई है। छायाति ग्रीष्म संतप्तस्तामेव पुनराश्रिता। अब देखिए आपके पास यही श्लोक आया था। बड़े ध्यान से पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन पेपर, तो बड़ी सारी चीजें रिपीट हो जाती हैं। तो ये आपका कहाँ से था, चौथे अंक का आपका 5वां श्लोक है जो आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सूक्ति हमारी कहाँ से है। स्वैर दोषर भवति ही शंकितो मनुष्य। ये आपके चौथे अंक के 6 श्लोक से हैं और स्टूडेंट्स आपके पास सिर्फ चौथे अंक के 7 ही श्लोक हैं और आप देख लीजिए कि उसमें से कितने सारे श्लोक आपके पास हैं। अगर आप इन्हीं 7 श्लोकों को भी अच्छे से कर लेते हैं तो आप पेपर बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सज्जलक की स्थिति क्या है, ये स्थिति ऐसी है कि वह घबराहट में है, डर रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आत्मसंदेह निश्चय से ही क्या होता है, कष्टकारी होता है। स्वैर दोषैर भवति, क्योंकि एक मनुष्य जो है अपने दोषों के कारण ही शंका वाली, संदेह वाली स्थिति में रहता है। मतलब कोई दूसरा उस पर डाउट बाद में करेगा, परंतु व्यक्ति अगर कोई गलत कार्य करके आया है, यहाँ पे सज्जन कह रहा है कि अगर मुझे कोई घूर कर भी देखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही देख रहा है। कोई घबरा कर मेरे पास आता है तो जैसे मेरी तरफ ही कोई इशारा कर रहा हो, सब मुझे ही ऐसा लग रहा है कि पकड़ने का प्रयास कर रहे हो। तो मतलब यहाँ पे बताया गया है कि व्यक्ति अपने दोषों के कारण ही क्या होता है, शंकित हुआ करता है। तो इस प्रकार आपको ये सभी श्लोक और सूक्तियां अटेम्प्ट करनी है। और उसके बाद आपके पास जो काम है तीसरे और चौथे अंक का सार है और ये आपके पास 8 नंबर का है, आपको अच्छे से करना है। चारुदत्त और वसंत सेना का चरित्र चित्रण है, यह भी आप कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास चौथे क्वेश्चन में 4 धातुओं के सन्नंत प्रत्यय आए हैं। अब आप देख लीजिए सन्नंत 10 धातुओं के सिर्फ सन्नंत प्रत्यय याद करने हैं और 4 धातुओं के लिखिए। आप देख लीजिए चॉइस भी कितनी अच्छी है। और अगर आप एक करते हैं, अगर एक सॉल्व करते हैं और सही लिखते हैं तो वह आपका 2 नंबर का काउंट होगा। कितना आसान पेपर है, कितना आसान सिलेबस है आप लोगों का। तो पठ में जोड़ा सन प्रत्यय है, क्या बनेगा, पी पठिष्यति। एक एक बार साथ साथ बोलते जाए, रिवाइज भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। पा में जोड़ा पिपासति, श्रु में जोड़ा शु सुसति भी बन सकता है और शु सुसते भी ठीक है। ठीक है, स्था में जोड़ा स्थास्यति, स्थास्यति। हन में जिंघांसति, क्री में चिकीर्षति। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास क्या है, 4 धातुओं के निजंत प्रत्यय आपको बनाने हैं। उसी प्रकार से है ये भी कार्य आपके पास और एक सॉल्व करने पर आपका 2 नंबर मिल जाएंगे। भू में जोड़ा निज प्रत्यय भावयति, गम में जोड़ा गमयति, लिख में लेखयति, स्था में स्थापयति, दा में दापयति, क्री में कार्यति। तो इस प्रकार यहाँ पे फुल चॉइस है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास आया है, उदाहरण सहित परिचय देना, ये 4 नंबर में है। द्वंद्व की आपने कितने भेद पढ़े थे स्टूडेंट्स, 3 भेद पढ़े थे और बहुव्रीहि के 2 भेद। तो जब आप इसकी परिभाषा बताओगे, उनके भेद बताओगे, 2-2, 3-3 उदाहरण आपको यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास क्या है, 4 समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास का नाम। मतलब विग्रह भी करना है और नाम भी बताना है। चतुर्मुख क्या था, 4 मुख वाला। अब आपके पास द्वंद्व और बहुव्रीहि क्लियर होना चाहिए। द्वंद्व में जोड़ा होता है, बहुव्रीहि में अन्य पद की प्रधानता होती है। यहीं से आप जान जाओगे कि ये कौन सा समास है। चतुर्मुख माने 4 मुख वाला, वो कौन है, ब्रह्मा। चत्वारि मुखानि यस्य स, और इस समास का नाम है आपका बहुव्रीहि समास, क्योंकि किसी अन्य पद की विशेषता को बताया जा रहा है। पीताम्बरः पीतम अम्बरम यस्य स, यानी बहुव्रीहि समास है यहाँ भी। महास्य महान आश्चर्य यस्य स, यहाँ भी आपका बहुव्रीहि समास है। लव कुशौ, यहाँ पे अब जोड़ा आ गया, लवः च कुशः च द्वंद्व समास है और अगर उसका भेद भी देखो तो इतरेतर द्वंद्व है। माता पितरों में भी सेम आपका माता च पिता च द्वंद्व समास है। और तऊ ये कब बनते थे, जब आप शब्द रूप करते थे स तऊ ते, तऊ है ना, स च माने वह और वह,
दो जने हैं, द्वंद्व समास का जोड़ा है यहाँ पर भी। तो देखिए कितने आसान आपको ग्रामर आई है और इसमें आप कितनी आसानी से मार्क्स ले सकते हैं बड़े। नेक्स्ट हमारा जो काम है वो हमारे पास है अनुवाद। और ये हम पिछली बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं कि अनुवाद के अंक कितने, अलकार संबंधी अनुवाद के नियम क्या हैं, कारक विभक्तियों संबंधी अनुवाद के नियम क्या हैं। अगर आप थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप आसानी से पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। पहला देखते हैं, पशु जल पी रहे हैं। बिल्कुल साधारण सा वाक्य है, बस पशु का जल पी रहे हैं से आपको संख्या पता चल रही है, बहुवचन है। तो आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, पशवः जलम पिबन्ति। पशु की आपने जैसे साधु की बनाई थी, साधु साधु साधव, पशु पशु पशव, लट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन का वाक्य है। हम देश की रक्षा करेंगे, गागेगी। गागेगी जिसके अंत में आते हैं स्टूडेंट्स, वो कौन सा होता है हमारे पास, लरिट लकार का वाक्य होता है। और हम कहने से क्या पता चल रहा है आपको, प्रथम मध्यम उत्तम। यही डिसाइड करेगा कि आपका वाक्य किस प्रकार का बनेगा। लरिट लकार का तो बनेगा, ठीक है। हम आपका कौन से में आता है, उत्तम पुरुष में आता है, और संख्या ज्यादा होने से उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तो ऐसे बनाइए वाक्य कि वयम देशम रक्षिष्याम, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे बनेगा आपका वाक्य, भविष्य काल यानी लरिट लकार की सूचना दे रहा है, उत्तम पुरुष बहुवचन में है। नेक्स्ट, तुम अपना पाठ पढ़ो। त्वम निज पाठम पठ, पढ़ो यानी यहाँ पर ऑर्डर दिख रहा है आपको, लोट लकार का प्रयोग है, मध्यम पुरुष एक वचन में प्रयोग है। नेक्स्ट, धर्म का आचरण करो, तो हम बनाया धर्मस्य आचरणम कुरु, लोट लकार का ही वाक्य है आपके पास। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वाक्य आप दो प्रकार से बना सकते हैं। माता पितरों, यहाँ पे हाइफन लगाने से क्लियर है कि अगर आप हाइफन नहीं लगाते तो फिर आपको माता की भी अलग से षष्ठी बनानी पड़ेगी और पिता की भी। तो यहाँ पे दोनों को इकट्ठा करके बना दिया गया, माता पितरों सेवाम अवश्य कुर्यु, करनी चाहिए में विधिलिंग लकार, ठीक है, और सबको करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रयोग किया है। और इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पे आपने एक शेष द्वंद्व समास में किया था वहां पर एक ही पद शेष होता है, तो ऐसे भी बना सकते हो। पितरों कहने से माता पिता दोनों ही आ रहे हैं, सेवाम करनिया ये अन्य प्रत्यय लगाकर भी वाक्य का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास, भारत एक विशाल देश है, भारतवर्षम एक विशाल देश अस्ति, सामान्य सा वाक्य है आपका। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये हम किसको कह रहे हैं, सबके लिए। ये वाक्य बहुत प्रकार से बना सकते हो आप, ठीक है। मतलब हम तुम सबको भी कह रहे हैं, मतलब आप सबके लिए भी हो सकता है। अगर आप सब कहोगे तो वहां पर आप प्रथम पुरुष का बहुवचन प्रयोग कीजिए। तुम सब के लिए है, जैसे दूसरों के लिए कह रहे हैं तो वहां पे यूयम यानी मध्यम पुरुष का बहुवचन प्रयोग कीजिए। यूयम यहाँ पे साइलेंस है, आपने नहीं लगाना, इस तरह समझाने के लिए आपको बताया गया। पुत्री रक्षत और पुत्री पाठयत, ठीक है, लोट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग है। पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए, ठीक है, पर्यावरणस्य शुद्धिकरणम आवश्यकम, इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगाई है हमने। संस्कृत भाषा देवों की भाषा है, संस्कृत भाषा देवानाम भाषा अस्ति, कोई ज्यादा कठिन कार्य नहीं है। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया इन्होंने। बच्चे हंसते हैं, बहुत सरल वाक्य है। बालकाः हसन्ति, लट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन में है। तुम सब कहाँ गए थे, तुम सब कहने से मतलब पता चला मध्यम पुरुष है, ठीक है, यूयम, ठीक। और कुत्र अगच्छत भी कर सकते हो, लंग लकार है क्योंकि पास्ट है। और नहीं तो गतवंत, जो आपको बताया था कत्वतु प्रत्यय आप जो प्रयोग करते हो, ऐसे में भी आप इसे बना सकते हो। नेक्स्ट, हम दोनों फुटबॉल से खेलते हैं, फुटबॉल से खेलते हैं। हम दोनों की पहले बनाओगे कौन सा है, प्रथम मध्यम उत्तम। ये अब आपके क्लियर होने चाहिए कि प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष में कौन से व्यक्ति आते हैं। हम दोनों यानी उत्तम पुरुष है और उसका द्विवचन है और उसी कर्ता के अनुसार ही क्रिया का निर्धारण होता है। तो यहाँ आप देख लीजिए, आवाम पाद कंदुकेन क्रीडावह, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार बहुत चीजें जो ध्यान रखने वाली वो हैं कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया निर्धारित होती है। अगर कर्ता प्रथम पुरुष का है, ठीक है, तो आप वैसे ही क्रिया लगाएंगे। प्रथम पुरुष में भी संख्या डिसाइड, उसके बाद आपको संख्या देखनी है, दूसरा काम ये है, ठीक है। एक वचन द्विवचन बहुवचन है, ठीक। प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष देखना है, संख्या देखनी है, तभी आप वाक्य का निर्माण कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन पेपर था जो हमने लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है।
तो इतना अब आप क्वेश्चन पेपर को देख के आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि कोई एग्जाम होना है आप उसे बड़ी आसानी से कर सकते हो। और आपका सिलेबस बहुत छोटा सा है, ग्रामर बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे और पिछले कई सालों के आपको पेपर्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें। और जो भी आपके ग्रामर का मटेरियल है या श्लोक का, सुक्ति का जितना भी मटेरियल है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस नोट्स को देख सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से उन स्टूडेंट्स तक भी ये लेक्चर पहुंच जाते हैं जिन्हें ना तो सिलेबस पता है और ना ही अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप संस्कृत की अपडेट्स के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स। आपने इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना, आप सबका बड़ा हृदय से धन्यवाद। नमो नमः। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।